गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का एक बार फिर से आज ही के दिन में स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। ये जो 9 बजे की क्लास आपको मिल रही है, इसमें हम लोग थ्योरी वाला पार्ट पढ़ते हैं और आज थ्योरी में क्या पढ़ेंगे ये आपको दिख रहा होगा। हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? कोशिका विज्ञान। और हम लोग पढ़ेंगे कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। ये कोशिका वाला जो चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता है कि कोशिका हमारी बॉडी यानी ऑर्गन का सबसे फर्स्ट यूनिट होती है। फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट भी होती है। सेल से और टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनता है, सिस्टम से बॉडी बनती है, बॉडी से फिर पॉपुलेशन बनती है। क्लियर ना? तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आते हैं अपनी पहली क्लास पर, अपनी पहली स्लाइड पर। देखिए क्या है पहली स्लाइड। इसमें आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? देखिए कह रहा है कि कोशिका जो होती है वो जीव धारुओं की जैविक क्रियाओं की रचनात्मक और मौलिक इकाई होती है। यानी कि रचनात्मक का मतलब होता है फंक्शनल और मौलिक का मतलब होता है प्राइमरी, यानी कि जिसकी जरूरत होती ही होती है, प्राइमरी यूनिट होती है। ठीक है, कौन? कोशिका। फंक्शनल और प्राइमरी यूनिट होती है जो कि डिफरेंशियली प्रीमेबल मेम्ब्रेन यानी पारगम्य कला से घिरी होती है। किससे घिरी होती है? पारगम्य कला से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसमें प्राय स्वजन का मतलब सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है, यानी सेल डिवीजन इसी को कहते हैं। कोशिकाएं नई कोशिकाओं को कैसे पैदा करती हैं? थ्रू द सेल डिवीजन। जितनी तेजी से सेल डिवीजन होता जाता है, नई नई कोशिकाएं बनती जाती है। तो इसका मतलब वही है, स्वजनन का मतलब होता है सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है किसमें? सेल्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात आती है खोज की किसने की थी। तो इसकी खोज जो है, जो डिस्कवरी हुई थी 1665 में, रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की थी और अवलोकित कर कोशिका नाम दिया था। कोशिका जो सेल का नाम है ये भी रॉबर्ट हुक ने दिया था। 1665 में खोज करी थी, नाम था रॉबर्ट हुक। ये वनस्पति उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक घटना ऐसी घटी, मनमोहक घटना थी, जिसको आज हम लोग पढ़ते हैं और भविष्य में जो स्टूडेंट आएंगे, हम लोगों के बच्चे जो होंगे वो भी पढ़ेंगे। चीज ही ऐसी है। एक आगे वनस्पति शास्त्री बॉटनिस्ट आए थे, इनका नाम था स्लाइडेन। और एक जंतु विज्ञान शास्त्री आते यानी बायोलॉजिस्ट थे, इनका नाम था स्वान। तो स्लाइडेन और स्वान ने 1839 में 1839 में एक कोशिकावाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कौन सा? यानी सेल थ्योरी प्रस्तुत करी थी। और इन्हीं की सेल थ्योरी को हम लोग आज मानकर आगे की चीजों पर रिसर्च करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, आगे देखो। अगर बात करें जो कोशिकाएं होती है, इनका आकार क्या होता है, तो अधिकांश कोशिकाएं जो होती है 0.5 म्यू से 20 म्यू तक के व्यास की, ध्यान रखना, व्यास यानी कि डायामीटर की होती हैं। ये रेडियस की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? व्यास की बात कर रहा है। जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो उसकी जगह व्यास की जगह क्या कर देते हैं? रेडियस। तो उसमें अक्सर ये डेटा तो बच्चों को याद रहता है कि 0.5 से 20 म्यू तक होती है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि डायामीटर या फिर रेडियस। तो याद रखना व्यास की होती है। अच्छा, आगे बात करते हैं। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है, नर्व सेल होती है। अगर छोटी कोशिका की बात करते हैं तो मनुष्य शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म सेल। कौन सी होती है? स्पर्म सेल। ठीक है, आगे बात करते हैं। शुतुरमुर्ग चिड़िया का अंडा सबसे भारी और बड़ी कोशिका है। एक अंडा जिसका, किसका? ऑस्ट्रिच का, ये सबसे भारी और बड़ी कोशिका कहलाता है। और मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? नर्व सेल। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? स्पर्म सेल। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए हैवीएस्ट एंड द लार्जेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड, तो आप क्या बताओगे? ऑस्ट्रिच का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले उस पर। नेक्स्ट देखो, जीवों में यानी एनिमल्स में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? सिर्फ 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। उसमें पहली होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। 2 प्रकार की सेल पाई जाती है। देयर आर द 2 काइंड्स ऑफ सेल फाउंड इन द एनिमल बॉडीज। फर्स्ट इज यूकैरियोटिक सेल, सेकंड इज प्रोकैरियोटिक सेल्स। आते हैं जरा अगली स्लाइड पर और देखते हैं क्या होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, जरा गौर करिएगा। दिस इज द फिगर, दिस इज द डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो आते हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है। 10 मिनट की क्लास है, इसीलिए फास्ट एंड फॉरवर्ड करके तेजी से पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, सांस लेना जरूरी पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या होती है प्रोकैरियोटिक सेल। देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती है जिसमें क्या क्या नहीं होता है, किसका किसका अभाव होता है। देखो, केंद्रक कला यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये केंद्रक कला की अनुपस्थिति होती है। दूसरी बात, केंद्रक न्यूक्लियस भी नहीं होता है, न्यूक्लियस भी नहीं होता। और उसके बाद सुविकसित कोशिकांग, सुविकसित यानी कि डेवलप्ड कोशिका, डेवलप्ड सेल ऑर्गन। सुविकसित कोशिकांग का मतलब होता है डेवलप्ड सेल ऑर्गन
कोशिकाएं का मतलब होता है सेल ऑर्गन, ये भी नहीं होते हैं। क्या क्या नहीं होता? न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता, डेवलप सेल ऑर्गन नहीं होते, और उसके साथ केंद्रक कला यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, राइबोसोम दोनों प्रकार में पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में 80S प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। रचना के आधार पर कोशिका आद होती है। आद्य का मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब बहुत प्राचीन। तो ये जो सेल होती है ये प्रिमिटिव सेल होती है, यानी प्राचीन सेल होती है, बहुत पुरानी सेल मानी जाती है। ठीक है, किससे? यूकैरियोटिक से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, इसमें केंद्रक पदार्थ यानी कि न्यूक्लियर जो मटेरियल होता है वह स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव में बिखरे होते हैं। ये देखो, ये जो पार्ट है बीच वाला ना, यही है कोशिका द्रव। इसमें ये जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं यही राइबोसोम होते हैं, और ये 70S प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा जो केंद्रक के जितने भी पदार्थ होते हैं, ये जो पार्ट दिख रहा है ना, इसके अंदर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो स्विमिंग पूल टाइप का, ये इसका केंद्रक द्रव्य है। क्या है? केंद्रक न्यूक्लियर मटेरियल है। और जितने भी पदार्थ हैं जो इसमें पड़े हैं वो केंद्रक पदार्थ पड़े हैं, जो स्वतंत्र रूप से कोशिका के द्रव में बिखरे होते हैं। ये सब बिखराव दिख रहा है। क्या क्या है इसमें? ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये डीएनए का है, प्लाज्मिड बोलते हैं। ये जो पार्ट दिख रहा है, जो बड़ा सा दिख रहा है हड्डी जैसा, ये क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 पेयर्स ऑफ द। उसके बाद यहां जो ये पार्ट है ये सिस्टोल होता है। अच्छा, ये देखो, ये जो पार्ट है पीले रंग का ना, यही इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा झिल्ली इसी को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रक पदार्थ जैसे क्या क्या? प्रोटीन, डीएनए तथा आरएनए। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और राइबोस न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? कोशिका द्रव के सीधे संपर्क में रहते हैं। जो बीच में कोशिका द्रव था, क्योंकि ये उसमें पड़े हैं तो सीधे संपर्क में भी रहेंगे। डीएनए भी उसमें पड़ा है, क्रोमोसोम भी उसमें पड़े हैं, राइबोसोम भी उसमें पड़े हैं। फूड के ग्रेन्यूल यानी फूड के जो दाने हैं, छोटे छोटे तत्व, ये जो होते हैं पीले वाले, ये भी उसमें पड़े हैं। तो आप ये कह सकते हो कि ये सारी चीजें उसमें क्या होती है? सीधे संपर्क में रहती हैं। याद रखिएगा, याद रखने वाला पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। इनके गुणसूत्रों में हिस्टोन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ये जो इसके क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये वाला पार्ट न्यूक्लियर रीजन में, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। अच्छा, गुणसूत्रों में अभाव होता है, नहीं पाया जाता। आगे कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण है। कौन कौन से उदाहरण होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के? बैक्टीरिया, विषाणु, बैक्टीरियोफेज, पीपीएलओ, रिकेट्सिया, हरे नीले शैवाल, ये सब किसके उदाहरण है? ये सब प्रोकैरियोटिक सेल्स के उदाहरण है। डायग्राम ये दिखा। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं। देखो जरा, यूकैरियोटिक सेल्स होती क्या होती है? ये वो कोशिकाएं होती है जिसमें केंद्रक कला, जो जो उसमें अभाव था, जो जो उसमें एब्सेंट था, वो उसमें प्रेजेंट होगा। पूर्ण विकसित कोशिकाओं में पाया जाता है। केंद्रक भी पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक कला यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, न्यूक्लियस भी पाया जाता है, और डेवलप्ड सेल ऑर्गन भी पाए जाते हैं। किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। आगे बढ़ते हैं। इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। इसके केंद्रक पदार्थ, इसके में केंद्रक में कौन कौन से पदार्थ होते हैं? प्रोटीन, डीएनए तथा आरएनए। ये कोशिका द्रव के सीधे संपर्क में नहीं रहते हैं। उसमें क्या पड़ा था? वो कोशिका द्रव में सीधे पड़े रहते हैं, संपर्क में रहते हैं। इसका उल्टा यहां पर। ठीक है, बल्कि केंद्रक द्रव्य के संपर्क में रहते हैं, कोशिका द्रव्य के संपर्क में नहीं रहेंगे। जो उसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के फ्लूइड के संपर्क में रहते हैं। कौन? प्रोटीन, डीएनए और आरएनए। किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, चलने दो। आगे देखते हैं। देखो, उसके भी गुणसूत्र, उसके भी क्रोमोसोम में हिस्टोन नाम का प्रोटीन नहीं पाया गया था, लेकिन उसका उल्टा यहां होगा। प्रोकैरियोटिक सेल का जस्ट अपोजिट आप समझ लो यूकैरियोटिक सेल। इसमें हिस्टोन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, उसमें प्रोटीन हिस्टोन नाम का प्रोटीन नहीं पाया जाता था। आगे इसके उदाहरण क्या क्या है यूकैरियोटिक सेल के? शैवाल के साथ सभी विकसित जंतु जो कि डेवलप्ड है, वो सभी के सभी क्या होते हैं? वो सभी के सभी यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल हैं। ठीक है, अब जरा डायग्राम देख लो। ये है प्रोकैरियोटिक सेल और ये है यूकैरियोटिक सेल। इससे आप डिफरेंस पता कर सकते हो। डिफरेंस हालांकि मैंने बता दिया था। ठीक है, तो ये रही आज आपकी क्लास।
10 मिनट में मैंने आपको यह बताया कि कोशिका क्या होती है, कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का पूरा डिस्क्रिप्शन आपके सामने दिया विद डायग्राम। उम्मीद है कि आप लोग इसका रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करने के बाद जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इससे कनेक्टिविटी के आपकी बनी रहेगी और चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।